Hi everyone, how are you all? You are watching Lexium Accountancy, myself Amit Jawan. इससे पहले हमने डिस्कशन किया था पार्टनरशिप बेसिक का यूनिट 2, जिसमें था हमारा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, देन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप. फिर और एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स और नेचर्स ऑफ पार्टनरशिप. आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाइए और देखिए. आज हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप का जो चुक्ति है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स रहता है उस कंटेंट्स को डिस्कशन करेंगे. और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहा तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा रूल्स, इस सभी चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे. तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो आप अंत तक देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो आइए पढ़ते हैं. तो पहला बात यह है, देखो कि पार्टनरशिप डीड वेरी इंपॉर्टेंट. पार्टनरशिप डीड. अब पार्टनरशिप डीड होता क्या है, बहुत ही जरूरी चीज़ है. तो अगर हम सिंपल में बोले, अपने भाषा में बोले तो पार्टनरशिप दिस इज नथिंग, इट इज ए डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं हम. इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट. इट इज ए डॉक्यूमेंट और यू कैन से इट इज एन एविडेंस. और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप डीड को हम एक डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं या फिर उसको एक हम एविडेंस बोल सकते हैं. किसका, जो पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म हुआ है वो क्या है, एक एग्रीमेंट है इन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स. पार्टनर के बीच में एक क्या है, एग्रीमेंट है. उसके बाद एक पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्मेशन होता है और वो एग्रीमेंट ही हमारा क्या है, पार्टनरशिप डीड है. दैट इज पार्टनरशिप, दैट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट. और वही एग्रीमेंट ही क्या है, पार्टनरशिप डीड. और पार्टनरशिप डीड इट कैन बी डिफाइंड एज द डॉक्यूमेंट, ओके, व्हिच प्रूव एज ए एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, जहां पे क्या आता है, इट कंटेन्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एग्रीड बाय द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस. पार्टनरशिप डीड क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जहां पे क्या रहता है, हर पार्टनर जो एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में जितना भी रूल्स रेगुलेशन सभी चीजें यहाँ पे लिखा रहता है. और यही हमारा क्या है, पार्टनरशिप डीड. तो आपको समझ में आ गया. सो पार्टनरशिप डीड we can define it as a what, it is a document which contains all the terms and conditions and rules and regulation agreed by the partners to carry on the partnership business, and that is called the partnership deed. Clear? अब देखो partnership deed कैसा होना चाहिए. It may be partnership deed, it may be in what, it may be in written or it may be in oral. पार्टनरशिप डीड दोनों मोड्स में हो सकता है. क्या हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है. अब रिटन मतलब क्या, लिखित. ठीक है, ओरल मतलब मौखिक. जैसे यहाँ पे यार दोनों में किसी एक भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका पार्टनरशिप डीड रिटन भी हो सकता है, आपका पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे एक चीज है, जो पार्टनरशिप डीड है इट शुड बी बेटर इन रिटन. लिखित होना सबसे ज्यादा अच्छा है. क्यों, इसमें कुछ कारण है. इन फ्यूचर अगर पार्टनर्स के बीच कुछ झगड़ा हो गया, ठीक है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद वन अनदर, तो वहां पे क्या हो सकता है, मनमानी हो सकता है. कैसा हो सकता है, जैसे कि एक बात मैंने बोला, यहाँ पे मान लो यहाँ पे दो पार्टनर है ए एंड बी. ए एंड बी दो पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा है कि एग्रीमेंट है एज पर द पार्टनरशिप, ओरल एग्रीमेंट किया और यहाँ पे ए ने यहाँ पे एग्रीमेंट था कि ए को 60% प्रॉफिट मिलेगा और बी को मिलेगा 40% प्रॉफिट. 40% प्रॉफिट. ठीक है, ये एग्रीमेंट है, ओरल है. लेकिन एक साल या 6 महीने के बाद क्या हुआ, बी ने क्लेम्स किया, नहीं मुझे भी क्या चाहिए, इक्वल प्रॉफिट चाहिए, मतलब 50-50 चाहिए, 50-50 चाहिए. तो बी बोल सकते हैं कि जब हमने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया तब तो हमने बोला था, हमने एग्री किया था कि 60% प्रॉफिट मेरा होगा और 40% प्रॉफिट तुम्हारा होगा. लेकिन बी क्या बोलेगा, नहीं ऐसा नहीं था, 50-50 था. तो एक क्लैश हो गया ना पार्टनर के बीच में.
तो उसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए, उसी रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटर्न होना चाहिए। जब आपका पार्टनरशिप डीड रिटर्न रहेगा, एग्रीमेंट रिटर्न में रहेगा, तो अगर कोई पार्टनर अपना एग्रीमेंट या रूल्स या रेगुलेशन भंग करेगा, ठीक है, तोड़ेगा, तो हम उसको दिखा सकते हैं नहीं हमारा एग्रीमेंट ऐसा था, आप देखो लिखा हुआ है। सो इसीलिए क्या है कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न होना बेटर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। Partnership deed may be in written or it may be in oral, but it is better to be in written. Is it clear? So partnership, that is just a document or evidence of agreement made in between the partners to carry on the partnership business. Clear? Next is आप देखो अभी what are the contents of partnership deed? अब हम पढ़ेंगे what are the contents of partnership deed. पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स रहता है, ठीक है। तो कंटेंट्स मतलब क्या, उसमें क्या क्या चीज रहता है, ठीक है, वही चीज हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो कंटेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है जनरल क्लोज और दूसरा है क्लोज रिलेटिंग टू अकाउंट्स, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बुक में भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कंटेंट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो पहला कॉन्टेंट्स पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, द नेम ऑफ द फर्म, क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, पहला चीज ये होना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, सपोज दैट से द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज एबीसी लिमिटेड, तो उस नाम होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म का नाम होना चाहिए सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में। क्लियर। सेकंड में देखो द नेचर ऑफ द बिजनेस, द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है। अब बिजनेस देखो दो तरफ से कर सकते हैं, एक क्या है कि आप खुद प्रोडक्शन करके सेल्स कर सकते हो पहला, दूसरा आप कैसा हो सकता है बिजनेस कि आप ट्रेडिंग बिजनेस, जैसे दूसरे से खरीदते हो फिर तीसरे को बेचते हो, तो ऐसा भी बिजनेस हो सकता है। तो आपका पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो कैसा टाइप का है वो भी आपको मेंशन करना है, प्रोडक्शन पर्पसेस और फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, ये भी आपको मेंशन करना है इन द पार्टनरशिप डीड। थर्ड में देखो द नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, द नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस ऑफ all the partners। थर्ड कॉन्टेंट्स क्या होना चाहिए हमारा पार्टनरशिप डीड में, यहाँ पे देखो द नेम ऑफ एंड ऑक्यूपेशन, नेम, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जितना भी पार्टनर है, मान लो एक पार्टनरशिप फॉर्म में तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर कौन है, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, ये तीनों पार्टनर मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है। तो इस कॉन्टेंट्स के हिसाब से हर पार्टनर का नाम भी यहाँ पे होना चाहिए, नाम क्या होगा, ए, बी एंड सी पार्टनर। फिर इन लोगों का ऑक्यूपेशन, पार्टनरशिप के बिजनेस के अलावा भी वो लोग दूसरा काम भी कर सकते हैं, कुछ प्रोफेशन में भी हो सकता है, ठीक है, कुछ नौकरी भी कर सकते हैं दूसरे जगह। सो उन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। फिर उन लोगों का एड्रेस, ए का एड्रेस क्या है, बी का एड्रेस क्या है, सी का एड्रेस क्या है, ये एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज द थर्ड कॉन्टेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। नंबर फोर्थ देखिए द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप में देखो क्या बोला है कि जो आपका पार्टनरशिप है ये कितने समय के लिए बनाया गया है, फॉर्मेशन किया गया है। 1 साल के पार्टनरशिप के लिए बना, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या अनलिमिटेड पीरियड्स, वो भी आपको मेंशन करना है। आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस जो स्टार्ट किया कितने समय के लिए करेंगे आप, ठीक है, आप 1 महीने के लिए करेंगे, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या अनलिमिटेड पीरियड्स, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका जो पार्टनरशिप है, आप 2 या 3 आदमी मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है, वो कितना समय तक चलेगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप अगर 1 साल के लिए किया करेगा पार्टनरशिप फॉर्म
तो वो भी आपको मेंशन करने पड़ेगा। जो हमारा जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो 1 साल के लिए ही चलेगा। आप अगर 10 साल के लिए पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 10 साल तक हमारा पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा, या फिर अनलिमिटेड पीरियड, हम जितना दिन हो सकते हैं हम चलाएंगे पार्टनरशिप पीरियड, इसका कोई लिमिटेड या फिक्स पीरियड नहीं है, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अब इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, थोड़ा देर पहले भी मैंने बोला था कि पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो सकता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है, तो वो एक इंटरनल मैटर है पार्टनरशिप बिजनेस का, पार्टनरशिप फार्म का। तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम एराइज हुआ, ठीक है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से नाराज हो गया या झगड़ा हो गया, तो उस मैटर को कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी प्रोसेस यहाँ पे लिखा होना चाहिए। कि कोई अगर इंटरनल इश्यू हो गया, इंटरनल प्रॉब्लम हो गया पार्टनरशिप बिजनेस में, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज भी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कैसे हम सेटल करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो गया इन द पार्टनरशिप बिजनेस अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, ये है हमारा 5वां कॉन्टेंट्स। नेक्स्ट कॉन्टेंट्स देखो, प्रोसीड्यूर ऑफ सेटलमेंट। प्रोसीड्यूर of settlements. Procedure of settlements. So whether any dispute arise in between the partners should be settled by submission to arbitration or in any other manner. अगर पार्टनर्स के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट हो गया, कोई अगर झगड़ा हो गया, तो उस झगड़ा को हमें सेटल करना है। और सेटल हम कैसे करेंगे, किस प्रोसीड्यूर के थ्रू हम जाएंगे, कि हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर फैसला करेंगे, या पार्टनरशिप बिजनेस में ही फैसला करेंगे, वो पूरा प्रोसीड्यूर यहाँ पे लिखा होना चाहिए। सो दिस आर द वेरियस कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड दिस कंटेंट्स आर व्हाट, जनरल क्लोज, और यू कैन से जनरल कंटेंट्स। जित क्लियर, यहाँ पे जितना भी कंटेंट्स है ये क्या है, जनरल कंटेंट्स है रिलेटिंग टू ए पार्टनरशिप डीड। तो आपको ये समझ में आ गया, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो, जनरल कंटेंट्स और जनरल क्लोजेस इन द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर, तो आप यहाँ पे देखो, हम हमारा जो तीसरा है क्लोज रिलेटिंग टू अकाउंट्स, वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 4-5 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लोज रिलेटिंग टू अकाउंट्स पार्टनरशिप की डीड के अंदर पार्ट बी। पार्टनरशिप डीड का जो कंटेंट्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है जनरल क्लोज और दूसरा है क्लोज रिलेटिंग टू अकाउंट्स। सो क्लोज रिलेटिंग टू अकाउंट्स क्या होगा, ये भी देखिए, क्लोज रिलेटिंग टू अकाउंट्स। सो इसके अंदर हमारा लगभग 12 क्लोज है। तो 12 क्लोज यहाँ में हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ 4-5 इंपॉर्टेंट जो क्लोज है वो हमें यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहला देखो, अमाउंट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड एज कैपिटल। नंबर 7, अमाउंट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड एज ए कैपिटल। अमाउंट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड एज ए कैपिटल। तो यहाँ पे देखो, कोई भी बिजनेस करने के लिए बिजनेस का जो ओनर है वो क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, कैश कंट्रीब्यूट करते हैं या गुड्स कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस, और उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे देखो पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा, सपोज 3 पार्टनर है, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो अमाउंट भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके क्लोज रिलेटिंग टू द अकाउंट्स इन द पार्टनरशिप डीड। जब कितना, कौन सा पार्टनर कितना अमाउंट्स कंट्रीब्यूट किया, सपोज मान लो यहाँ पे 2 पार्टनर है, ए एंड बी, 2 पार्टनर है, इसने कंट्रीब्यूट किया 5 लाख और इसने कंट्रीब्यूट किया 6 लाख। सो 2 पार्टनर अलग अलग अमाउंट कंट्रीब्यूट किया एज ए कैपिटल। सो ये दोनों अमाउंट कैपिटल यहाँ पे लिखा रहेगा कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट,
कैपिटल आर टू बी फिक्स्ड और अदरवाइज। कैपिटल टू बी फिक्स्ड और अदरवाइज। सो यहां पे देखो जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो कैपिटल फिक्स रहेगा या फिर फ्लक्चुएट होते रहेगा। कैपिटल अकाउंट दो तरह का हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में, हम अगला क्लास में पढ़ेंगे। पहला है कैपिटल अकाउंट में बी फिक्स्ड और इट में बी फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मतलब कैपिटल अकाउंट कभी भी चेंज नहीं होता है, फ्लक्चुएटिंग मतलब हमेशा चेंज होता है, कभी अप्स कभी डाउन, कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये चीज भी डिसाइड करना पड़ेगा, ये कंटेंट्स भी रहेगा इन द पार्टनरशिप डीड, जो कैपिटल अकाउंट्स है वो फिक्स्ड होगा या फिर फ्लक्चुएटिंग होगा, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पे देखो यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। रेशियो ऑफ डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स। अब देखो पार्टनरशिप चल रहा है, मान लो 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। ए बी एंड सी। इसमें से सपोज मान लो पार्टनर ए है, वो क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस, बिजनेस का हर काम को वो संभल रहा है, ठीक है। बी वो कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है। पार्टनर सी जो है वो आता ही नहीं है, पैसा दिया है, पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट करता ही नहीं है, ऐसा बात हो सकता है, ठीक है। दूसरा बात ये है, यहाँ पे आएगा अब कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो 1 साल में ये कंपनी ने पार्टनरशिप एबीसी 1 लाख रुपीस प्रॉफिट किया है, तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, ये भी तो मेंशन होना चाहिए कि नहीं। तो किसको कितना प्रॉफिट रहेगा मिलेगा, किसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा, ये परसेंटेज भी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। अगर लिखा नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या रूल्स एप्लीकेबल होगा वो हम अभी बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि 1 लाख प्रॉफिट है, किसको कितना मिलेगा, वो रेशियो भी होना चाहिए। सपोज मान लो कि 3:2:1 ये प्रॉफिट रेशियो लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तो 3:2:1 मतलब 1 लाख से ए को कितना मिलेगा 50,000, बी को कितना मिलेगा 40,000 और सी को कितना मिलेगा 10,000। सो उस हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लास्ट और एक डिस्कस करेंगे हम कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। Interest on capital to be allowed or not, allowed or not। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे मान लो 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पार्टनर ए ने कंट्रीब्यूट किया 5 लाख कैपिटल, ठीक है। पार्टनर बी ने कंट्रीब्यूट किया 3 लाख कैपिटल और पार्टनर सी ने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख कैपिटल। सब टोटल कितना हो गया 5 + 3 8 प्लस 2 मान लो 2 लाख कैपिटल 10 लाख, टोटल कैपिटल 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया। पार्टनर ए ने इन्वेस्ट किया 5 लाख, पार्टनर बी ने इन्वेस्ट किया 3 लाख और पार्टनर सी ने इन्वेस्ट किया 2 लाख। और इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल्स है, इक्वल मतलब 1:1:1, सबको इक्वल्स प्रॉफिट मिलेगा। मान लो 1 साल में अगर 90,000 प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 90,000 प्रॉफिट मिला, तो सबको इक्वली मिलेगा, मतलब इसको भी 30,000 मिलेगा, इसको भी 30,000 मिलेगा और पार्टनर सी को भी 30,000 मिलेगा। अब एक बात सोचो, एज ए पार्टनर किसी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 5 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 2 लाख, सो कॉन्ट्रीब्यूशन डिफरेंस है और प्रॉफिट्स मिलेगा इक्वली। तो ये पार्टनर जो ए है ये क्लेम कर सकता है कि नहीं कि मैंने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया लेकिन मुझे प्रॉफिट इक्वली मिल रहा है, तो मेरे साथ नाइंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पार्टनर इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है कि नहीं कि मैंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट चाहिए,
क्योंकि मुझे इक्वल प्रॉफिट्स मिला है, मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया और तुमने 3 लाख, 2 लाख कम इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी मेरे समान समान आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्लेम कर सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे बोला है कि पार्टनर के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और सीएसडी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। व्हेदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड और नॉट शुड बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब चाहे जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करो, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो आपको कैपिटल के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस आर द वेरियस इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। और बहुत सारा है, इतना जरूरी नहीं है, जितना इंपॉर्टेंस है वो मैंने डिस्कशन कर दिया। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, मेंशन suppose mention any 5 contents of partnership deed, or you can say like that, right? That mention any 8 contents of partnership deeds. So you have to write this. Is it clear? पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है, पार्टनरशिप डीड का एटलीस्ट 8 कॉन्टेंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लो, एक स्क्रीनशॉट मार लो। तो ठीक है, अब देखो, अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए भी, और जब आप पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको ये चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहला बात तो ये हो गया, अगर पार्टनरशिप डीड है तो आपको क्या होगा, ठीक है, लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड आपका है ही नहीं, ठीक है, आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, और एग्रीमेंट है मतलब ऑरल में है, तो और डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में, तो उस सिचुएशन में आप कोई भी अगर प्रॉब्लम हो गया, डिस्प्यूट्स हो गया, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे। सो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अच्छे से देखना अभी यहाँ पे। rules applicable in the absence of partnership deed. पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहा तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होगा, कौन सा रूल्स आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, हमारा पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इशू किया है। बेसिकली 6 रूल्स है, 6 रूल्स है, और 6 रूल्स हमको फॉलो करना है, 6 रूल्स हमको फॉलो करना है। अगर आपको पार्टनरशिप डीड नहीं है और कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो गया, कोई प्रॉब्लम अराइज हो गया, ओके, पार्टनर्स के बीच में, तो आपको वो रूल्स अप्लाई करना है व्हिच इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पहला रूल्स देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट लिखा। अभी अच्छे से देखना, अगर आपको पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा हुआ है कि आप प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगी पार्टनर्सों के बीच में, अमंग द पार्टनर्स। सपोज वहां पे लिखा है द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, सपोज 3 पार्टनर्स है, इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो जो लिखा हुआ रहेगा पार्टनरशिप डीड में, उस हिसाब से आप क्या करोगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है लेकिन प्रॉफिट्स के बारे में कुछ लिखा ही नहीं कि प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उस सिचुएशन में और ऐसे केस में क्या करेगा, प्रॉफिट्स और लॉस जो होगा इक्वली शेयर करेगा बाय द पार्टनर्स, ठीक है। अगर आपका पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो प्रॉफिट क्या होगा,
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग द पार्टनर्स एज पर द रूल्स ओके सेट बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर लॉस होगा तो लॉस भी बियर करेगा इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पे प्रॉफिट्स हुआ है, सपोज 1 लाख प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? 1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। तो पार्टनर ए बोल रहा है कि मुझे 70% प्रॉफिट मिलना चाहिए और पार्टनर बी को 30% मिलना चाहिए, लेकिन पार्टनर बी बोल रहा है नहीं, हमें इक्वली प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि लिखा नहीं है ना, पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है ये बात। अब लिखा नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगी? तो आपको पार्टनरशिप एक्ट का जो रूल्स है उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये जो क्लेम कर रहा है कि मुझे 70% प्रॉफिट मिलना है, तो ये क्या होगा? क्लेम्स आप क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे ना, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि एप्लीकेबल क्या है? इक्वल। तो इक्वल होगा मतलब क्या? 50% मिलेगा। ए को भी 50% प्रॉफिट मिलेगा, बी को भी 50% प्रॉफिट मिलेगा। सो आउट ऑफ 1 लाख ए को कितना मिलेगा? 50,000, बी को कितना मिलेगा? 50,000। क्लियर? आपको समझ में आ गया? सो अगर पार्टनरशिप डीड में आपके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग द पार्टनर्स। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर कोई अगर आएगा, आप कॉमर्स में पढ़े हो, हाँ, कोई अगर पार्टनरशिप फॉर्म से और मान लो उन लोगों का पार्टनरशिप डीड नहीं और दोनों में झगड़ा हो गया प्रॉफिट लेके, तो अगर आपके पास आएगा कि भाई आप तो कॉमर्स में पढ़े हो तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो कैसे सॉल्व करना है? याद रहेगा ना? अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट रूल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले भी हमने डिस्कस किया था व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहां पे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि 6% आपको इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर, तो दे देंगे, कोई बात नहीं। अगर वहां पे लिखा है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसमें 8% इंटरेस्ट देना है, दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है अगर लिखा नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले भी मैंने बोला था, यहाँ पे लिखा हुआ ही है। एग्जाम्पल क्या है? पार्टनर ए ने कंट्रीब्यूट किया 5 लाख, पार्टनर बी ने 3 लाख और पार्टनर सी ने 2 लाख। तो यहाँ पे क्या हुआ? पार्टनर्स क्या कर रहा है? इंटरेस्ट मांग रहा है कैपिटल के ऊपर, लेकिन इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है पार्टनरशिप डीड में। तो उस समय आप कैसे सॉल्व करेंगे? दैट आपको याद रखना, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है। ठीक है, इफ इट इज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, इफ इट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डेट, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एज पर द agreement. Okay, but if it is not written in the partnership deed, no interest will be allowed on the capital contributed by the partners. Whatever the capital they are contributing, it does not matter whether one person is contributing 5 lakh, one is contributing 10 lakh, it does not matter the differentiate of capital, but no interest will be allowed in the absence of partnership deed. Okay, I have समझ में आ गया? Next देखो, interest on drawings। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि नहीं कंपनी? अब ड्रॉइंग्स मतलब क्या? देखो, मान लो आप एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, ये आपका बिजनेस है और आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, सपोज मान लो 10 लाख रुपीज से आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो 10 लाख कंट्रीब्यूट, और यहाँ से अगर आप कोई कैश या गुड्स विड्रॉ करते हो फॉर योर पर्सनल यूज, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स कहते हैं। मान लो यहाँ से आपने 2 लाख रुपया ले लिया
अपना पर्सनल काम के लिए, बिजनेस के काम से नहीं, अपना पर्सनल काम के लिए आपने बिजनेस से 2 लाख रुपया लिया है, तो इस 2 लाख रुपये को हम क्या कहेंगे ड्रॉइंग्स कहेंगे। सो अपना पर्सनल यूज के लिए जब हम बिजनेस से पैसे लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे हुआ पार्टनर्स भी अपना कैपिटल विड्रॉ कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर कोई पार्टनर विड्रॉ किया, कैपिटल विड्रॉ किया, मान लो एक पार्टनर है 1 लाख रुपीस विड्रॉ किया पार्टनरशिप फर्म से कैपिटल, तो बात ये हुआ पार्टनरशिप फर्म से 1 लाख रुपये कट गया, तो पार्टनरशिप फर्म इस 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा या नहीं, तो ये बात भी कहने वाला है। तो अब देखो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर विड्रॉ किया और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा और वो इंटरेस्ट का रेशियो या परसेंटेज भी लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तो उस हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया रिगार्डिंग द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तब हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो बात यही पे हुआ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। सो आप हमारा आंसर क्या होगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब थर्ड देखो, थर्ड रूल्स क्या होगा हमारा, थर्ड रूल्स देखो, claims by partners as commission, salary, etc. दिखाई दे रहे ना आपको, देखो यहाँ पे क्लेम्स बाय पार्टनर्स एज कमीशन, सैलरी एटसेट्रा और रिम्यूनरेशन आप बोल सकते हो। अब देखो, आप ही मान लो आप 3 दोस्त मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया, ठीक है, अब 3 मान लो, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो यहाँ पे हमको ऐसा लगा है ए बी और सी में, ए बी और सी ऐसा लग रहा है जो ए है ये बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, एक्टिव मतलब हमेशा बिजनेस के काम में लगा रहता है। ठीक है, दूसरा बात बी जो है वो बिजनेस में एक्टिव नहीं है लेकिन वो बहुत सेल्स कर रहा है कंपनी में। ठीक है, और सी है वो किसी काम में भी नहीं है, आराम से बैठा है। ठीक है, बिजनेस में भी एक्टिव नहीं है, बिजनेस का आउटपुट जो है उसको भी सेल्स नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये पार्टनर जो ए है ये क्या बोल सकते हैं, ये तो सब बिजनेस का सब कुछ संभाल रहा है, तो ये क्या बोल सकते हैं, मुझे सैलरी चाहिए। इन दोनों को बोल सकते हैं ना, आप दोनों तो बिजनेस का कुछ भी संभालते नहीं हो, बिजनेस का मैनेज तो सब मुझे करना पड़ता है, जितना भी प्रॉब्लम्स है जो कुछ भी हो। तो ए यहाँ पे क्या सैलरी या रिम्यूनरेशन क्लेम कर सकता है कि नहीं? आप करोगे कि नहीं? करोगी ना, ऑब्वियसली करोगी, पहला बात। दूसरा बात, बी जो इतना सेल्स करा रहे हैं, ठीक है, सेल्स ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं, सेल्स के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, सेल्स इंक्रीज करने के लिए, और सेल्स भी ज्यादा हो रहा है, टर्नओवर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे बी कमीशन मांग सकते हैं कि नहीं, कि मेरे लिए इस साल मान लो 10,000 यूनिट्स ज्यादा सेल्स हो गया तो मुझे सेल्स के ऊपर कमीशन चाहिए, ये बी कमीशन मांग सकते हैं कि नहीं? मांग सकता है। ठीक है, तो बात यहाँ पे देखो, अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में, कमीशन के बारे में मेंशन किया हुआ है तो हम उस हिसाब से सैलरी भी दे देंगे पार्टनर्स को और क्या दे देंगे, कमीशन भी दे देंगे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है रिगार्डिंग द कमीशन, सैलरी और रिम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, तब आप क्या करेंगे? देखो, आप भी पढ़ रहे हो कॉमर्स, इन फ्यूचर आप भी एक पार्टनरशिप बिजनेस चला सकते हो, है कि नहीं? या फिर आप किसी बड़े पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंटेंट भी हो सकते हो। अगर कोई पार्टनर आपको ऐसे क्लेम करेगा तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो अच्छे से देखिए यहाँ पे, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है,
कोई भी पार्टनर अगर सैलरी क्लेम्स कर रहा है, कमीशन क्लेम्स कर रहा है, रिम्यूनरेशन क्लेम्स कर रहा है, तो उन लोगों को किसी की तरह ओके सैलरी भी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा, रिम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा, कोई भी क्लेम्स उसको नहीं मिलेगा। याद रखेगा, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है और इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग द salaries commission of a partners, no salary, no commission, no remuneration will be paid to the partners. Clear? Next, rules applicable in the absence of partnership। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। ऊपर का मैं इरेज कर देता हूँ, 2 पॉइंट इरेज कर दिया। दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया। पॉइंट नंबर 5 यहां पे देखो अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस गिवन बाय द पार्टनर्स, गिवन बाय ए पार्टनर। देखो बात यहां पे है, अब देखो जो बिजनेस करते हैं उन लोगों को क्या जरूरत है, कैपिटल्स का जरूरत है। कैपिटल्स के बिना बिजनेस नहीं कर सकते। कैपिटल मतलब मनी चाहिए, मनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मनी कहाँ से आएगा, जो बिजनेस के ओनर है वो कंट्रीब्यूट करेगा। मान लो यहाँ पे एक बात है, बिजनेस में पैसा चाहिए, मान लो 10 लाख हो गया। बिजनेस में कितना पैसा चाहिए, 10 लाख रुपये चाहिए। अब 10 लाख में से मान लो 2 पार्टनर है, पार्टनर ए एंड बी, दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट किया, सपोज मान लो 7 लाख कंट्रीब्यूट किया। फिर भी और कितने का जरूरत है, 3 लाख। अब ये 3 लाख कहां से आएगा, अब ये 3 लाख कहां से आएगा, या फिर ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ए बी पार्टनरशिप फर्म, ये लोग बैंक में जाएगा, बैंक से क्या करेगा, लोन लेगा और उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। या फिर तीसरा थर्ड पार्टी के पास जाएगा और वहां से लोन लेगा, लोन लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और बिजनेस चलेगा और इसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। पहला बात क्लियर। सेकंड बात देखो, यहाँ पे 3 लाख रुपये का जरूरत है, लेकिन यहाँ पे जो पार्टनर है ए एंड बी जो पार्टनर है, ए और बी जो पार्टनर है, यहाँ पे जो पार्टनर बी है वो बहुत रिच है, इसके पास पैसा है, इसके पास पैसा है। क्योंकि जब बैंक से जब लोन लेने जाएगा, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेलिटी ये सब पूरा करने के बाद ही लोन्स मिलेगा, और पूरा करने के बाद भी लोन्स रिजेक्ट भी हो सकता है, हम बोल नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी जो है पार्टनर बी, इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो ये पार्टनर जो बी है वो अपना ही पार्टनरशिप फॉर्म में लोन्स दे सकता है। उसके लिए ज्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेलिटी के अंदर भी जाने का जरूरत नहीं है। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म बी से भी लोन ले सकता है 3 लाख रुपया। तो वही बात यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस गिवन बाय ए पार्टनर टू द पार्टनरशिप फॉर्म। से कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडवांस दे सकता है, एडवांस मतलब लोन्स दे सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं। कौन लेगा लोन्स, पार्टनरशिप फॉर्म, और देगा लोन्स कौन, बाय ए पार्टनर, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे हुआ है, अगर इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो उस हिसाब से हम पार्टनरशिप को क्या करें, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे ऑन द एडवांसेस मेड बाय हिम। जो पार्टनर लोन्स देगा और उस हिसाब से हम उनको इंटरेस्ट दे देंगे, अगर लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में। बात वही आके यहाँ पे रुका है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस पेड बाय द पार्टनर्स, कोई पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया है, लोन्स दिया है, और पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तब अब क्या करेंगे, उस पार्टनर्स के लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट देंगे कि नहीं, देना तो पड़ेगा, लोन्स लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन कितना देंगे आप, वो पार्टनर तो 10% भी डिमांड कर सकते हैं, है कि नहीं, 12% भी क्लेम कर सकते हैं कि मुझे इस लोन्स के ऊपर 12% चाहिए, तो आप देंगे क्या, नहीं देंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो कंपनी एक्ट 1932 है उसका जो रूल्स है उसमें हमको जाना पड़ेगा, और वहां पे बोला है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ओके, 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन पार्टनर्स लोन और एडवांसेस। जो पार्टनर क्या करेगा, लोन्स देगा पार्टनरशिप फर्म को, उनको 6% पर एनम मतलब साल में 6% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन द लोन्स प्रोवाइडेड बाय ए
पार्टनर, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर लोन्स प्रोवाइड किया किसी पार्टनर ने, तो उस पार्टनर को उस लोन के ऊपर 6% पर एनम इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर लिखा नहीं है तब भी देना पड़ेगा। क्लियर? अभी गॉट द पॉइंट। देखो, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में पूछिएगा, मैं ट्राई करूंगा फिर से आपको समझाने के लिए। और बात यह है कि मेरा फेसबुक में ही पेज है लेट्स ज़ूम अकाउंटेंसी। आप अगर फेसबुक पे है तो प्लीज़ वहाँ पे सर्च कर कीजिए लेट्स ज़ूम अकाउंटेंसी, वहाँ पे भी मेरा पेज को लाइक कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मेरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट रूल्स देखते हैं, रूल्स नंबर 6। रूल्स 6, in the absence of partnership deed. यहाँ पे एक बात है, हमारा जो रूल्स मैंने डिस्कशन कर दिया, मैंने 4th नंबर जो रूल्स डिस्कशन किया था वहाँ पे, ओके, नो इंटरेस्ट, सो नो, सॉरी ये नहीं है, claims made by a partner, any partner, you can say by any partner regarding as salary, commission, remuneration, etc. ये पॉइंट मैंने 4th नंबर पे डिस्कशन किया था, रिम्यूनरेशन। ठीक है, 4th नंबर पॉइंट में डिस्कस किया था, वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो गया नंबर 6 में रूल्स। तो वही रूल्स है, अगर हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है रिगार्डिंग द सैलरी, कमीशन और रिम्यूनरेशन ऑफ ए पार्टनर, नो सैलरी, नो कमीशन, नो रिम्यूनरेशन विल बी गिवन टू द पार्टनर्स। सो दिस आर द वेरियस रूल्स which are applicable in the absence of partnership deed. So I hope आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे जानाइए, और आपको पास अगर कोई प्रॉब्लम है, आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट वन एज वेल एज। इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल come with another new topic, okay, not new topic, I will come with some problems, okay, questions, I will discuss some questions regarding the rules applicable in the absence of partnership deed. So please अगले वीडियो में आइए और देखिए कि विदाउट हैविंग ए पार्टनरशिप डीड हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन पेपर। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।